प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में कहा, लोकल के लिए वोकल अभियान को महर्षि अरविंदो के स्वदेशी दर्शन से प्रेरणा मिलती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों से आग्रह किया है कि पुलिस द्वारा निर्धारित जगह पर ही प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों पर विचार विमर्श करने के लिए सरकार तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 850 करोड़ रुपए की लागत से 2500 से अधिक सड़कों का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लोकार्पण और शिलान्यास किया। और लोकल फॉर वोकल की धमक अब विदेशों तक पहुंची। सोनभद्र के बांस के उत्पादों की मांग विदेशों से आने लगी है। प्रदेश सरकार इसके लिए वनवासियों को प्रशिक्षण देने का कार्य कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कृषि सुधारों का जिक्र किया और किसानों के लिए कई अलग अलग कोशिशों की बात की। साथ ही कहा कि आज हम लोकल के लिए वोकल इस अभियान के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो महर्षि अरविंदो का स्वदेशी का दर्शन हमें राह दिखाता है। वो कहते भी थे, स्वदेशी का अर्थ है कि हम अपने भारतीय कामगारों कारीगरों की बनाई हुई चीजों को प्राथमिकता दें। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात 2 के 18वें संस्करण में किसानों के हित में हाल में संसद के द्वारा पारित किए गए कानूनों का जिक्र करते हुए कहा कि इन कानूनों से किसानों के ऊपर लगे कई बंधन समाप्त हुए हैं और उन्हें कई अधिकार मिले हैं। कुछ किसान बंधुओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन किसानों ने नए कानून का फायदा उठाते हुए अपने फसल का बकाया निर्धारित समय पर लेने में सफलता पाई और साथ ही तकनीक की मदद लेकर किसानों ने अपने को सशक्त करने का काम किया। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई है। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने लोकल के लिए वोकल होने के अभियान की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार के इस अभियान के पीछे महर्षि अरविंदो का स्वदेशी दर्शन भी शामिल है। साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी महर्षि अरविंदो के विचारों की छाप दिखती है। जहां जो नया है वहां से हम सीखें। जो हमारे देश में अच्छा हो सकता है उसका हम सहयोग और प्रोत्साहन करें। यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान में वोकल फॉर लोकल मंत्र की भी भावना है। खासकर स्वदेशी अपनाने को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा वो आज हर देशवासी को पढ़ना चाहिए। साथियों, इसी तरह शिक्षा को लेकर भी श्री अरविंदो के विचार बहुत स्पष्ट थे। वो शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान, डिग्री और नौकरी तक की सीमित नहीं मानते थे। श्री अरविंदो कहते थे, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा हमारी युवा पीढ़ी के दिल और दिमाग की ट्रेनिंग होनी चाहिए। यानी मस्तिष्क का वैज्ञानिक विकास हो और दिल में भारतीय भावनाएं भी हो, तभी एक युवा देश का और बेहतर नागरिक बन पाता है। प्रधानमंत्री ने शिक्षण संस्थानों से पूर्व विद्यार्थियों के साथ संपर्क को नए सिरे से कायम कर संस्थान और संस्थान के विद्यार्थियों के हित के लिए काम करने को कहा है। साथ ही इस प्रयास को गांव के स्कूलों तक पहुंचाने का भी आह्वान किया। अक्सर पूर्व विद्यार्थी अपने संस्थानों के टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में, बिल्डिंग के निर्माण में, अवार्ड्स और स्कॉलरशिप शुरू करने में, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ स्कूलों की ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन ने मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किए हैं। इसमें वे अलग अलग बैच के विद्यार्थियों को गाइड करते हैं, साथ ही एजुकेशन प्रोस्पेक्ट पर चर्चा करते हैं। कई स्कूलों में खासतौर से बोर्डिंग स्कूलों की एल्यूमनी एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग है, जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट
और कम्युनिटी सर्विस जैसी गतिविधियों का आयोजन करते रहते हैं। मैं पूर्व विद्यार्थियों से आग्रह करना चाहूंगा कि उन्होंने जिन संस्थाओं में पढ़ाई की है वहां से अपनी बॉन्डिंग को और अधिक मजबूत करते रहें, चाहे वह स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी। साथ ही प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के जरिए भारतीय संस्कृति का प्रसार करने के लिए भारतीय मूल के न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर गौरव शर्मा को संस्कृत भाषा में शपथ लेने के लिए बधाई दी और न्यूजीलैंड के लोगों की सेवा में नई उपलब्धियां हासिल करने की बधाई दी। देश में कल गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम में गुरु नानक देव जी को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में उनके संदेश आज भी प्रासंगिक हैं। कोरोना के समय में भी लंगर की परंपरा को जारी रखकर मानवता की सेवा करने पर सिख समुदाय की सराहना करते हुए करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने को ऐतिहासिक बताया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को कोरोना महामारी के प्रति लापरवाही न बरतने और सचेत रहने का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने देश की धरोहरों के संरक्षण में तकनीक की भूमिका को भी अहम बताया। साथ ही प्रधानमंत्री ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया, जिनकी पुण्यतिथि 6 दिसंबर को है। देश भर में सोमवार को श्री गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया भर में गुरु नानक देव जी के संदेश आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सिख समुदाय ने दुनिया भर में गुरु नानक जी की लंगर परंपरा को जारी रखकर सबके समक्ष प्रेरणा का उदाहरण पेश किया। कल 30 नवंबर को हम श्री गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व मनाएंगे। पूरी दुनिया में गुरु नानक देव जी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वैंकूवर से वेलिंगटन तक, सिंगापुर से साउथ अफ्रीका तक उनके संदेश हर तरफ सुनाई देते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, सेवक को सेवा बन आई, यानी सेवक का काम सेवा करना है। बीते कुछ वर्षों में कई अहम पड़ाव आए और एक सेवक के तौर पर हमें बहुत कुछ करने का अवसर मिला। साथियों, ये गुरु नानक देव जी ही थे जिन्होंने लंगर की परंपरा शुरू की थी और आज हमने देखा कि दुनिया भर में सिख समुदाय ने किस प्रकार कोरोना के इस समय में लोगों को खाना खिलाने की अपनी परंपरा को जारी रखा है। मानवता की सेवा की ये परंपरा हम सभी के लिए निरंतर प्रेरणा का काम करती है। मेरी कामना है हम सभी सेवक की तरह काम करते रहें। गुरु साहिब मुझसे और देशवासियों से इसी प्रकार सेवा लेते रहें। प्रधानमंत्री ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी याद किया, जिनकी पुण्यतिथि 6 दिसंबर को है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि यह दिन बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ राष्ट्र के प्रति अपने संकल्पों को दोहराने का दिन है। 6 दिसंबर को बाबा साहब अंबेडकर की पुण्यतिथि भी है। ये दिन बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के साथ ही देश के प्रति अपने संकल्पों, संविधान ने एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों को निभाने की जो सीख हमें दी है, उसे दोहराने का है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय धरोहरों के संरक्षण के लिए तकनीक के उपयोग को महत्वपूर्ण बताया। आज देश में कई म्यूजियम्स और लाइब्रेरी अपने कलेक्शन को पूरी तरह से डिजिटल बनाने पर काम कर रहे हैं। दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय ने इस संबंध में कुछ सराहनीय प्रयास किए हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा करीब 10 वर्चुअल गैलरीज इंट्रोड्यूस करने की दिशा में काम चल रहा है न मजेदार? अब आप घर बैठे दिल्ली के नेशनल म्यूजियम गैलरीज का टूर कर पाएंगे, जहां एक और सांस्कृतिक धरोहरों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचाना अहम है, वहीं इन धरोहरों के संरक्षण के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कोरोना महामारी के प्रति सचेत रहने की बात दोहराई। पीएम ने कहा कि कोरोना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही अब भी बहुत घातक है
और इस महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूती से जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी लोगों ने मन की बात को सुना। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद इन लोगों का कहना था कि प्रधानमंत्री काफी रोचक और प्रेरणादायी बातें बताते हैं। उन्होंने किसान के हितों से संबंधित बातें बताई। इससे किसानों को गुमराह नहीं होना चाहिए। इसके अलावा खेतों में पराली जलाने के स्थान पर पराली के अन्य इस्तेमाल के बारे में भी बताया, जैसे कि आजीविका भी मिल सकती है। ये सब बातें हम लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में काफी काम आती हैं। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। पहली बार कानून में आया है कि एसडीएम स्तर के अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि अगर वह कोई क्लेम करता है, कोई शिकायत करता है, तो 1 महीने के अंदर उसका निस्तारण किया जा सकता है। तो ये सारे कानून किसानों के व्यापक हित में हैं। अभी उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने किसान भाई के नाम का उल्लेख किया, उनका उदाहरण दिया कि वो जितेंद्र जी कैसे परेशान थे, लेकिन 6-6 महीने, साल भर ये आम समस्या रही है। तो पूरे देश के किसानों को यह नया कृषि कानून एक नई तरक्की का रास्ता, एक नए इंडिया की तरफ बढ़ने का रास्ता अख्तियार कर रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि जो पराली जैसी समस्या है, वो नए जो कृषि कानून है, नए कृषि के जो सुविधाएं हैं, वो गांव-गांव तक ले जाएं और बताएं कि किसानों की हम कैसे मदद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री 6 लेन वाली हंडिया प्रयागराज से राजा तालाब वाराणसी को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 19 को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री देव दीपावली पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। वाराणसी में चल रहे काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर परियोजना का अवलोकन करने के साथ ही प्रधानमंत्री सारनाथ पुरातात्विक स्थल का भी दौरा करेंगे। 2447 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए 6 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 19 से प्रयागराज से वाराणसी पहुंचने में 1 घंटे कम वक्त लगेगा। प्रकाश और उत्साह का पर्व देव दीपावली वाराणसी में कार्तिक महीने में पूर्णिमा को धूमधाम से मनाया जाता है। इसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग वाराणसी पहुंचते हैं। इस वर्ष वाराणसी में राजघाट पर प्रधानमंत्री दिया जलाकर इसकी शुरुआत करेंगे, जिसके बाद वाराणसी में गंगा के दोनों किनारों पर 11 लाख दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अपने इस दौरे में वाराणसी में चल रहे काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने सारनाथ पुरातात्विक स्थल पर लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत की थी। अपने इस दौरे में पीएम इस शो को भी देखने जाएंगे। और अब एक जरूरी संदेश। फिट रहना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ है। अकड़ बकड़ बम्बे बो, दो आधा घंटा फिटनेस को। ताज़ा खबर को ताज़ी हवा में पढ़ लो। अरे पार्क नहीं तो छत पर थोड़ी वॉक ही कर लो। सब्जी हो या तरकारी हाथों में भर लो। अरे 2 मंजिल का जीना है, ढीली ही चलो। अकड़ बकड़ बम्बे बो, हो, दो आधा घंटा फिटनेस को, बस आधा घंटा फिटनेस को। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। माँ से अच्छा कौन जाने, माँ के मन के टुकड़े को। कब चाहे प्यार, कब चाहे दुलार। माँ से अच्छा और कोई नहीं जानता कि बच्चे के पैदा होने के 1 घंटे के अंदर माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध ही पिलाना चाहिए। यही कुदरती शक्ति है जो बच्चे को हर बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है। सब जानती है ना। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है।
खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। लेकिन 25 लाख नवजात शिशुओं की मृत्यु विश्व में हर वर्ष हो जाती है। हर शिशु की रक्षा के लिए हम विश्व की सर्वोत्तम तकनीकों को प्रदेश में लागू कर रहे हैं। एसएनसीयू, केएमसी लाउंज, कंगारू मदर केयर, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान की ओर बढ़ते कदम, अनमोल जीवन की शुरुआत नवजात शिशु की देखभाल के साथ। आइए मिलकर सुनहरे भविष्य की नींव रखें। विराम के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदर्शन कर रहे किसानों से आग्रह किया है कि किसान दिल्ली पुलिस द्वारा निर्धारित जगह पर ही प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा कि भारत सरकार हर समस्या और हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। किसान यूनियन चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द बात करे, 3 तारीख के पहले इनसे बात करे। तो मेरा आप सभी को ये आश्वासन है कि जैसे ही आप लोग इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड जगह पे अपने आंदोलन को शिफ्ट करते हैं और वहां पर आप अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं, दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। अतः किसान यूनियन के सभी नेताओं को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सारे किसान भाइयों को लेकर जो स्थान दिल्ली पुलिस ने तय किया है वहीं पर आ जाइए। पुलिस परमिशन के साथ शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आपका आंदोलन चालू रखिए और शीघ्र भारत सरकार आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। बातचीत को भी आगे बढ़ाइए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ बातचीत करने और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने उम्मीद जताई कि समाधान खोजने के लिए किसान संघ 3 दिसंबर को चर्चा के लिए आएंगे। भारत सरकार किसानों की समस्याओं के लिए किसान यूनियन से बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमने 3 दिसंबर का आमंत्रण उनको भेजा है और मुझे आशा है कि वो सब लोग आएंगे और संवाद के माध्यम से रास्ता ढूंढेंगे। मुझे आशा है कि किसान वस्तु स्थिति को समझेंगे और चर्चा का मार्ग अपनाएंगे। भारत सरकार हर वो काम करने को तैयार है जो किसान की समृद्धि के लिए जरूरी है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने लोगों ने लगातार एमएसपी को बढ़ाया, एमएसपी पर खरीद को बढ़ाया, 10,000 एफपीओ बनाने का कार्यक्रम शुरू किया है, 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड घोषित किया है जिस पर काम हो गया है। इन सब का लाभ आम किसान को मिले, इसके लिए जो कानूनी बंदिशें थी उनको भी दूर करने का प्रयास किया है और ये सब चीजें किसानों के हित में हैं और किसानों के हित में काम करने के लिए मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में ग्राम विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 204 करोड़ रुपए से 56 जनपदों में 2095 किलोमीटर लंबे 748 मार्गों और पंचायती राज विभाग द्वारा 647 करोड़ रुपए की लागत से 2000 किलोमीटर लंबे 1825 सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये योजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदृष्टि का नतीजा थी कि स्वतंत्रता के 5 दशकों बाद तक हमारी ग्रामीण जनता जो सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित थी उसको संतृप्त करने का कार्य किया गया। पंचायती राज जिला पंचायतों के माध्यम से सड़कों के नवनिर्माण की एक बड़ी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है और जैसा कि मुझे बताया गया कि 2000 किलोमीटर के 1825 मार्गों के नवनिर्माण के लिए 647 करोड़ रुपए की लागत से इन सड़कों के निर्माण कार्य का एक साथ पूरे प्रदेश के अंदर शुभारंभ हो रहा है, इसका शिलान्यास हो रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री
ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, हम सब जानते हैं कि यह योजना सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के अंदर प्रारंभ की थी और अपने समय में बहुत लोकप्रिय योजना ये बनी थी, क्योंकि पहली बार आज़ाद भारत के अंदर देश 1947 में आज़ाद हुआ था और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सन 2001 में ये योजना लागू हो पाई थी। यानी आज़ादी के 5 दशक तक भारत की ग्रामीण व्यवस्था उन बुनियादी सुविधाओं से वंचित थी जो विकास की प्रक्रिया के सबसे बड़े और सशक्त माध्यम होते हैं, अच्छी सड़कें। तब से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने अनेक चरण संपन्न किए हैं और लगभग ज़्यादातर ग्राम पंचायतें, 500 की आबादी के ज़्यादातर गांव मजरे सभी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पेंशन धारकों के लिए ईपीएफओ ने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अवधि बढ़ा दी है। अब सभी पेंशन धारक फरवरी 2021 तक अपना प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि कोरोना काल में पेंशन धारकों को कोई समस्या न हो, इसलिए ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि वो सभी विभागों से ये सुनिश्चित करेंगे कि बेवजह किसी को परेशान न किया जाए। यदि ऐसा होता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से देश में 35 लाख पेंशन धारक लाभान्वित होंगे। न जिनको सेवानिवृत्ति के बाद या अन्य विषयों से नौकरी से बाहर जाते हैं पेंशन मिलती है, उनके लिए सुविधा, क्योंकि इस समय कोरोना का कार्यकाल है और कोरोना के दौर में हर व्यक्ति संबंधित ऑफिस में जाए और अपना प्रमाण देने का जीवन का दे, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए इसमें अब तक जो छूट थी उस छूट को और हमने फरवरी तक बढ़ाने का काम किया है कि इस छूट के लिए आपको प्रमाण के लिए संबंधित ऑफिस में जाना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही मान लिया जाएगा और आप निकासी की प्रक्रिया को अपने आप शुरू कर सकते हैं। लोकल संसाधनों से आत्मनिर्भर बनने का प्रधानमंत्री के मंत्र सोनभद्र जैसे पिछड़े जिले में दिखना शुरू हो गया है। सोनभद्र जिले के अति पिछड़े अंचलों में रहने वाले वनवासियों द्वारा बनाए जाने वाले बांस के उत्पाद न सिर्फ बाजार का रूप ले रहे हैं, बल्कि विदेशों से भी इसकी मांग आना शुरू हो गई है। हालांकि वनवासियों द्वारा बांस के उत्पाद बनाए जाते रहे हैं, किंतु गुणवत्ता परख न होने के कारण इनके सामान बाजारों में जगह नहीं बना पाते थे। कोविड-19 जैसे आपदा में अवसर की तलाश करते हुए जिला प्रशासन ने एक अच्छी पहल करते हुए आजीविका मिशन के तहत इन्हें प्रशिक्षण देते हुए बांस के उत्पादों को मशीनों से परिष्कृत करने का कार्य शुरू कराया। जिले के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अमित पाल शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण और मशीनों से इनके उत्पादों में काफी निखार आया, जिससे इनकी मांग बढ़ी और विदेशों से भी ऑर्डर आने लगे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक एमजी रवि ने बताया कि जिले के वनवासियों द्वारा गुणवत्ता और निखार न होने के कारण बाजार उपलब्ध नहीं हो पाते थे। जनपद सोनभद्र एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जहां पर बहुतायत मात्रा में बांस पाया जाता है। यहां पर लोग परंपरागत रूप से बांस से बने वस्तुएं बनाते हैं, जिसका मूल्य बाजार में बहुत ही कम है। वर्तमान समय में एनआरएलएम के द्वारा इन आदिवासी वनवासी परिवारों को 15-15 दिन का आधुनिक प्रशिक्षण दिया गया, जिसके माध्यम से ये सारे आदिवासी परिवार बांस से आधुनिक वस्तुएं बनाना शुरू किया इन्होंने, जिसका आज बाजार में मांग बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ न केवल ये घरेलू उपयोग की वस्तुएं बनाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ कार्यालयों में उपयोग होने वाले डस्टबिन, पेंट पॉट, इस तरह की वस्तुएं भी इनके द्वारा बनाई जाती हैं। ये वोकल फॉर लोकल जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया है, उस अभियान के अंतर्गत जनपद सोनभद्र में बांस के उत्पादों को प्रमोट करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से स्वयं सहायता समूहों की ट्रेनिंग करवाई जा रही है एवं उनको मार्केट के साथ लिंक करने का भी काम किया जा रहा है। इसी संबंध में लंदन की एक कंपनी नेचर बी ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा 1 माह पूर्व
बांस के जितने हमारे प्रोडक्ट स्वयं सहायता समूह के द्वारा तैयार किए गए हैं उनका सैंपल मंगवाया गया था। अब उसके बाद उनके द्वारा इसके लिए ऑर्डर भी प्लेस किया गया है। शाहजहांपुर में महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने को लेकर सिलाई, कढ़ाई, पशुपालन के व्यवसाय के साथ ही अतिरिक्त आय बढ़ाने के लिए रिक्त राशन वितरण केंद्रों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर सूखा राशन वितरण कराया जा रहा है ताकि समूहों की इन महिलाओं को कुछ अतिरिक्त आय हो सके। आंगनबाड़ी केंद्रों पर समूह द्वारा राशन वितरण से समूह की महिलाओं समेत गांव की महिलाएं भी खुश हैं। राशन बांट रही समूह की महिलाओं ने बताया कि अभी तक हम लोग घरों में सिलाई कढ़ाई का ही काम करते थे, लेकिन अब सरकार ने हम लोगों को राशन बांटने का मौका देकर न सिर्फ हम लोगों की आय को बढ़ाया है, बल्कि हम लोगों के माध्यम से गांव की गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों को समय से सूखा राशन मिल जाता है। सरकार का ये सराहनीय कदम है। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम ने बताया कि वैसे तो समूह महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, पशुपालन के लिए बनाया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इन महिला समूहों की अतिरिक्त आय बढ़ाने को लेकर रिक्त पड़े राशन वितरण केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्रों पर सूखा राशन वितरण में भी इन्हें लगाया गया है। सरकार ने हमें पोषाहार वितरण करने का ये कार्य दिया है, जिससे कि हमें कुछ रोजगार मिलेगा और हमारे मतलब समूह का उद्देश्य है सिलाई करना। तो जो पोषाहार दिया जाता है, जो आंगनवाड़ी का केंद्र होता है, आज हम आंगनवाड़ी केंद्र बरमाली में पोषाहार का वितरण कर रहे हैं और इससे सरकार हमें कुछ रोजगार देगी, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। समूह में मतलब जुड़ने से हम महिलाओं को बहुत ही आगे बढ़ने का मौका मिला है और मैं अपने समूह के माध्यम से हमको राशन वितरित करने का और महिलाओं को हमारी आसानी से जो हमारी गर्भवती दात्री जो छोटे छोटे बच्चों को है मतलब 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को आसानी से राशन प्राप्त हो सकता है और उसी माध्यम से हमारी समूह की महिलाओं को रोजगार भी प्राप्त होगा और वो रोजगार के माध्यम से हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हमारे यहाँ समूह की जो महिलाएं हैं सब लोग गल्ला वितरण कर रही हैं। बच्चों को समय से मिल रहा है गल्ला, आराम से ले रहे हैं सभी लोग। सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुक्रम में ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो राशन वितरण प्रणाली है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसमें स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। इसके 2 फायदे हैं। एक तो स्वयंसेवी संगठन जो महिलाओं के समूह हैं वो अपने अन्य कार्यों के लिए जिसके लिए वो समूह गठित हुए हैं, जैसे सिलाई, कढ़ाई, पशुपालन या जिस भी व्यवसाय के लिए उनका गठन हुआ है, उस व्यवसाय को करने के साथ साथ एक्सिलरी व्यवसाय अपनी चिकित्सा, शिक्षा और सेवाओं के लिए दुनिया में मशहूर किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय ने एक बार फिर से एक जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम देकर इतिहास रचा है। जॉइंट ट्विन सेपरेशन यानी 2 आपस में जुड़े हुए बच्चों को एक दूसरे से अलग कर देने जैसी जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक करने में केजीएमयू के डॉक्टरों ने ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है। सीतापुर निवासी प्रियंका के जुड़वा बच्चे जन्म से ही आपस में जुड़े हुए पैदा हुए थे। ऑपरेशन के बाद दोनों बच्चे अब स्वस्थ हैं। केजीएमयू के कुलपति रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर विपिन पुरी ने बताया कि इस तरह के जुड़वा बच्चों के जीवित रहने की संभावना बहुत कम रहती है। दो जाने हैं, आपने एक को एनेस्थीसिया दिया और सर्कुलेशन से वो दूसरे बेबी में भी आ गया, तो वो कोऑर्डिनेशन दोनों एनेस्थेटिस्ट का बहुत बहुत अहमियत रखता है। सर्जिकल टीम्स, पीडियाट्रिक सर्जरी टीम में अपनी पीडियाट्रिक सर्जरी टीम्स को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत डिफ़िकल्ट सर्जरी को समझा और अच्छे से सुलझाया। लेकर आई 9 तारीख को मेरे बच्चे का ऑपरेशन हुआ और मुझे यहाँ आकर के बहुत खुशी मिली कि मेरे बच्चा दोनों सही हो गए। सरकार को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सरकार जी। मेरे बच्चे का जो भी दवा हुआ। और अब बात अपनी सुरक्षा की, कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है।
ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।